starts the new topic of cell biology, that is ribosome. राइबोसोम के लिए पहली बात तो ये है कि राइबोसोम स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, प्रेजेंट every type of living cell या all the living cells, जितनी भी लिविंग सेल्स है सब में पाया जाता है राइबोसोम. only visible under इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल. तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल की स्टडी के लिए हमेशा हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही यूज करेंगे. अगर हमने कोई दूसरा माइक्रोस्कोप यूज किया तो हमको राइबोसोम उसमें दिखाई नहीं दे सकता, बिकॉज राइबोसोम इज ओनली विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसके टाइप्स देखिए. अगर राइबोसोम के टाइप देखेंगे तो दो टाइप के हैं, 70S और 80S. एस क्या है? एस होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. सिडबर्ग यूनिट भी इसको बोलते हैं. दो टाइप का राइबोसोम हो गया. Every ribosome have two units. प्रत्येक राइबोसोम में दो यूनिट्स होती हैं. एक को हम स्मॉल यूनिट कहते हैं, स्मॉल, और एक को हम लोग बोलते हैं लार्ज यूनिट या लार्जर यूनिट. और राइबोसोम की जो दोनों यूनिट्स होती हैं ये आपस में ओवरलैप करती हैं. इसकी दोनों इकाइयां आपस में ओवरलैपिंग होती, और ये दोनों जुड़ी हुई होती हैं आपस में मैग्नीशियम आयन के द्वारा. ये स्मॉलर यूनिट है और ये लार्जर यूनिट है. ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं. मैग्नीशियम आयन की मिनिमम कंसंट्रेशन 0.001 मोलर चाहिए होती है. अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन इससे कम हो जाए तो राइबोसोम की दोनों यूनिट्स आपस में सेपरेट हो जाती. दूसरी चीज देखिएगा कि क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन को 10 टाइम बढ़ा दें, तो बढ़ा दीजिए 10 टाइम, तो ये 0.01 मोलर हो जाएगा. अगर ऐसा करते हैं तो दो राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे. और अगर ये 70S हैं तो ये 100S बन जाएंगे. और अगर ये 80S हैं तो ये 120S बन जाएंगे, बिकॉज द बोथ यूनिट्स आर ओवरलैपिंग. आगे देखते हैं कि अगर मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, more than 10 times, तब क्या होगा? Then many ribosomes are united with each other. कई राइबोसोम आपस में जुड़ जाएंगे and polysome is formed. और तब हम उसे क्या कहेंगे? पॉलीसोम कहेंगे, या फिर उसे हम पॉलीराइबोसोम कहेंगे. पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम उससे कहा जाएगा. एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि किसी पॉलीसोम में राइबोसोम का नंबर किस बात पर डिपेंड करेगा. तो यहां पे देखिए ये राइबोसोम है, और राइबोसोम में आपको पता है कि मैसेंजर आरएनए अटैच होता है स्मॉल यूनिट पर. तो अगर ये राइबोसोम है और हमने मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन को 10 टाइम से ऊपर बढ़ा दिया, तो ये बहुत सारे राइबोसोम जो होंगे ये आएंगे और जुड़ जाएंगे और जुड़ते रहेंगे.
तब तक जुड़ते रहेंगे जब तक कि इनको ऊपर मैसेंजर आरएनए मिलता रहेगा। तो नंबर ऑफ राइबोसोम इन ए पॉलीसोम is depends on the number of ribosome in a polysome is depends on length of messenger RNA. नंबर ऑफ राइबोसोम इन ए पॉलीसोम ये डिपेंड करता है किस बात पे? मैसेंजर आरएनए की लंबाई पे ये डिपेंड करता है। अब देखिए कि अगर यहां पर 70s राइबोसोम है, अगर ये 70s राइबोसोम है अगर 70s राइबोसोम है तो इसमें दो यूनिट हो जाएंगे, एक 30s की एक 50s। इसको मैथमेटिकली कभी ऐड न करिए क्योंकि इसकी इकाइयां ओवरलैपिंग होती। अगर 80s राइबोसोम है, अगर राइबोसोम 80s है तो ये बन जाएगा 40s और 60s। 70s राइबोसोम जो होता है ये कई जगह हो सकता है। 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये तीन जगह पाया जाता है। तो 70s राइबोसोम इन तीन जगहों पर होता है, जबकि 80s राइबोसोम होता है 80s इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स। अब देखिएगा कि राइबोसोम जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ two components. One is ribosomal RNA and other is protein. तो अगर मान लीजिए 70s राइबोसोम है तो उसके अंदर आप देखिए दो यूनिट्स होंगी, एक 30s एक 50s। अब 30s जो होगा इसमें 16s राइबोसोमल आरएनए होता है और 50s में 23s और 5s राइबोसोमल आरएनए होता है। साथ साथ में इसमें प्रोटीन होती है। यहां देखिए छोटी और बड़ी 21 टाइप की प्रोटीन छोटी यूनिट में होती है और 34 टाइप की प्रोटीन जो होती है वो बड़ी में होती है। तो टोटल 55 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है इन 70s राइबोसोम। अगर आप 80s राइबोसोम में जाएंगे, अगर 80s राइबोसोम को देखिए तो 80s में आप देखिएगा कि यहां पर छोटी वाली 40s और बड़ी वाली 60s, इसके अंदर 18s राइबोसोमल आरएनए है और बड़ी वाली के अंदर तीन होंगे 28s, 5.8s एंड 5s राइबोसोमल आरएनए। और अगर आप प्रोटीन का स्टेटमेंट देखेंगे तो प्रोटीन के स्टेटमेंट में यहां पर आप देखिए 33 टाइप की प्रोटीन होगी और यहां 40 टाइप्स की प्रोटीन होगी, यानी कुल 73 टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है 80s राइबोसोम में। राइबोसोम की ओरिजिन, अगर ओरिजिन को देखते हैं तो राइबोसोम ओरिजिनेट्स फ्रॉम न्यूक्लियोलस। ये राइबोसोम न्यूक्लियोलस से ओरिजिनेट होता है। इसे फैक्ट्री या वर्कशॉप ऑफ राइबोसोम कहा जाता है। और राइबोसोम को हम लोग इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। राइबोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज इंजन ऑफ सेल।
दूसरी चीज है राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी सेल ऑर्गेनेल है, इसलिए हम राइबोसोम को ऑर्गेनेल इनसाइड द ऑर्गेनेल भी कहते हैं। राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनेल इनसाइड द ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसके अंदर क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, तो इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन कहा जाता है प्रोटीन सिंथेसिस को। प्रोटीन सिंथेसिस के समय पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं दो अमीनो एसिड्स के बीच में। तो ये मान लीजिए एक अमीनो एसिड है और इसमें दो ग्रुप हैं, NH2 अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एक अमीनो एसिड है। ऐसे ही ये दूसरा अमीनो एसिड है, इसमें भी अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है। यहां से एक तरफ से OH आएगा और एक तरफ से क्या आएगा, H, और तब जाके यहां रिलीज होगा वाटर, और बॉन्ड जो बनेगा उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज एक्चुअली फॉर्म बिटवीन CO एंड NH, इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है आफ्टर रिलीजिंग वाटर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टडी शुरू करेंगे, जिसे राइबोसोम के बाद न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के लिए आप जानते हो कि ये सेंटर ऑफ सेल है, मास्टर ऑफ सेल है, कई नाम से जानते हैं न्यूक्लियस को हम लोग। तो अगर हम न्यूक्लियस को देखें, न्यूक्लियस सबसे पहले इसको नोटिस किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, और रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि न्यूक्लियस एक क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस को बहुत आसानी से डिस्कवर किया गया था और जल्दी किया गया, तो व्हाट आर द रीजन अबाउट द इजी एंड अर्ली डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका वजह क्या है, द लार्ज साइज एंड फिक्स पोजीशन, न्यूक्लियस का साइज बड़ा है और इसकी पोजीशन फिक्स है। तो लार्ज साइज एंड फिक्स पोजीशन आर द रीजंस फॉर इजी एंड अर्ली डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फंक्शन को बताया गया है हैमरलिन के द्वारा, इसके फंक्शन को बताया गया हैमरलिन के द्वारा। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जिस प्लांट पे किया था वो एक ग्रीन एल्गी एसिटा बुलेरिया, इस पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, एसिटा बुलेरिया, और ये पाया था कि न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, न्यूक्लियस सेल की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यहां पे देखिए न्यूक्लियस के लिए और हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब्स या मैच्योर आरबीसी या मैमल्स, इनमें ये ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। मैच्योर आरबीसी या मैमल्स एंड मैच्योर सीव ट्यूब्स आर ए न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और मैच्योरिटी पे न्यूक्लियस दोनों ही केसेस में डिसॉल्व कर जाता है। न्यूक्लियस जो होगा इसमें इसके जो फंक्शंस है वो आपको पहले से पता है कि इस सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला है। न्यूक्लियस की स्टेनिंग के लिए हम सैफेरिन स्टेरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप न्यूक्लियस को डायग्रामेटिकली देखिए तो न्यूक्लियस इस तरीके का है। ये इस तरीके का है।
ऐसे दिखाई देगा। और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस होगा, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम एनुलस बोलते हैं। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन होती है और इसी से कनेक्टेड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्रोमोसोम का नेट पाया जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और ये ग्राउंड सब्सटेंस होगा जिससे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। कुल मिला के ये तस्वीर है। अब ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये आप जानते हैं ईआर होती है, ये आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियोलस है, बाकी ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये क्रोमोसोम का नेटवर्क है, इसे क्रोमैटिन नेटवर्क कहा जाता है। ये यहां पर स्टॉक का एक स्ट्रक्चर है, इसे एनुलस कहते हैं, और ये न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन का बना होता है। अब इसमें पहला आता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर्ड है, और इनके बीच में एक स्पेस भी, इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जगह जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फोल्डेड है, जिससे कि वहां पर पोल लाइक स्ट्रक्चर बन गए। ये पोल न्यूक्लियर पोल कहलाते हैं, इन्हें ऑक्टागोनल पोल भी कहते हैं। और इन्हीं न्यूक्लियर पोल पर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, एनुलस कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन का बना होता है। इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इसी के रास्ते कोई चीज न्यूक्लियस से बाहर निकल के आती है और बाहर की चीज न्यूक्लियस के अंदर जाती है। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक को यही कंट्रोल करेगी। इसके बाद देखिए, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, यानी कि इसे सॉल्यूट और सिलेक्टेड सॉल्वेंट और सिलेक्टेड सॉल्यूट का मूवमेंट भी हो सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनस्टेबल भी है, ये लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो जाती है। लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो जाएगी और लेट टेलोफेज स्टेज में रीअपियर होगी। लेट टेलोफेज स्टेज में ही रीअपियर होती है। न्यूक्लियोलस को देख सकते हैं, न्यूक्लियोलस को स्मॉल न्यूक्लियाई भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस एक नेकेड स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस को नोटिस किया था फॉन्टाना ने, डिटेल स्टडी बाउमेन के द्वारा दी गई है। इसको स्मॉल न्यूक्लियाई भी कहते हैं। आमतौर से एक सेल में एक होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। न्यूक्लियोलस जो होता है ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस से फॉर्मेशन होता है किसका, राइबोसोम का। इसे फैक्ट्री या वर्कशॉप ऑफ राइबोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोलस जो होगा ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरह अनस्टेबल है, और ये भी डिसअपियर हो जाता है लेट प्रोफेज में, और ये वापस रीअपियर होता है लेट टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में। आगे देखिए, इसके बाद एक पार्ट इसमें और आपको देखने को मिलेगा जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म या इसे हम कैरियोलिम्फ कह सकते हैं, कैरियोलिम्फ भी कह सकते हैं, कैरियोप्लाज्म इसको कहते हैं। ये ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के ग्राउंड सब्सटेंस को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कई चीजें हैं, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, विटामिन्स है, एंजाइम्स है, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो मेनली एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम जो है ये मेनली रिलेटेड होते हैं फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आफ्टर दैट क्रोमैटिन नेटवर्क, the quired network of chromosome is called as chromatin network, and chromatin network is also made up of DNA and RNA। ये भी DNA RNA से बना होता है। और यहाँ पर chromatin network में जो मेन एक्टिव पार्ट है वो कौन प्ले करता है? DNA ही प्ले करता है। यहां से शुरू होता है अब अगली हेडिंग जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को आप जानते हैं हिंदी में हम लोग गुणसूत्र कहते हैं, और क्रोमोसोम गुणसूत्र कहा जाता है। क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने, और क्रोमोसोम टर्म दिया था वार्डेयर ने। क्रोमोसोम टर्म वार्डेयर के द्वारा दिया गया। Chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance was given by Schutten and Boveri. Chromosomal theory of inheritance Schutten और Boveri के द्वारा दी गई है। इसमें दो चीजों को फोकस किया गया। पहली चीज ये थी कि the number of chromosome is fixed in the member of a species। एक ही स्पीशीज के सभी मेंबर्स में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फिक्स्ड इन मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज। और दूसरी चीज यहां पे थी कि ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म्स आर प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ जीन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सभी महत्वपूर्ण कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पर। किस फॉर्म में? जीन के फॉर्म में। तो दो चीजें कही गई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फिक्स्ड इन मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज, पहली चीज ये थी। दूसरी चीज ये थी कि ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ओवर द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ जीन। जीन्स आप पहले से जानते हो, जीन्स आर स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड दे आर एबल टू रेप्लिकेट। स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए और इनमें रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। अब टीएच मॉर्गन ने कहा था, टीएच मॉर्गन, genes are arranged over the chromosome in linear order। तो linear arrangement of gene over the chromosome was given by T.H. Morgan। Chromosome is called as hereditary carrier। Chromosome is called as hereditary carrier and gene is called as hereditary unit। जीन को हम हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं और क्रोमोसोम को हम लोग हेरिडिटरी कैरियर बोलते हैं। क्रोमोसोम इज हेरिडिटरी कैरियर एंड जीन इज हेरिडिटरी यूनिट। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एक जोड़े, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम कहा जाता है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग जीनोम कहते हैं। देखिए, क्रोमोसोम को हम डिवाइड कर सकते हैं उसके शेप के आधार पर, सेंट्रोमियर के नंबर के आधार पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर, क्रोमोसोम के साइज के आधार पर। 0.05 माइक्रोमीटर सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम जो है वो 0.25 माइक्रोमीटर का है और ये बर्ड्स में होता है। सबसे बड़ा क्रोमोसोम 30 माइक्रोन का होता है। एक प्लांट ट्राइलम, ये कंपोजिटी के मेंबर है, वहां पे आपको वहां पे मिलेगा 30 माइक्रोन का मेंबर का क्रोमोसोम। तो इस बिगेस्ट क्रोमोसोम 30 माइक्रोन, स्मॉलेस्ट 25 माइक्रोमीटर का है। क्रोमोसोम का नंबर देखिए, वैसे फंजाई में क्रोमोसोम ईस्ट में एक ही होता है,
साथ साथ में आप देखिए सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है वो 1262 नंबर है। ये ऑफियोग्लाज्म में है, जो कि एक प्लांट है। ऑफियोग्लाज्म एक टेरिडोफाइट है, मतलब कि फर्न है। और एनिमल के अंदर सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है वो 1600 है। ये ऑलोकैंथा में है, और ऑलोकैंथा जो है वो एक प्रोटोजोआ है। ये मैक्सिमम नंबर है एनिमल्स में और ये प्लांट्स में। आगे देखिए, अगर इसको डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम को हम नेक्स्ट पॉइंट में, तो हम ये देखेंगे कि क्रोमोसोम को इसका जो स्ट्रक्चर है वो डम्बल शेप में, डमरू के आकार का। इसका स्ट्रक्चर जो है वो डम्बल शेप में है, डमरू के आकार का। ये देखिए, इसके टर्मिनल एंड को हम टीओमर कहते हैं। दोनों तरफ ये आर्म्स हैं, और ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और यही में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर यही प्रेजेंट होता है। अब हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर हम नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर देखते हैं तो कुछ सेंट्रोमियर होते हैं वो एसेंट्रिक होते हैं, सेंट्रोमियर है ही नहीं। एक है तो मोनोसेंट्रिक है, अगर दो है तो डाइसेंट्रिक है, और अगर और ज्यादा है तो पॉलीसेंट्रिक है। और आप जानते हैं सबसे कॉमन है मोनोसेंट्रिक। अगर हम सेंट्रोमियर की पोजीशन पे देखते हैं तो अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के टॉप पर है तो उसे टीलोसेंट्रिक कहा जाता है, जैसे कि ये। फिर अगर टॉप से थोड़ा सा नीचे है तो इसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। टर्मिनल एंड के थोड़ा सा नीचे एक्रोसेंट्रिक। अगर मान लीजिए बीचों बीच में है तो इसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। और इस बार दोनों आर्म क्या होंगे, बराबर होंगे, इसे वी शेप भी कहते हैं। और अगर मिडिल रीजन से थोड़ा अलग है तो इसे सब मेटासेंट्रिक भी कहा जाता है। सब मेटासेंट्रिक भी कहा जाता है। और यहां पर ये एल शेप में बन जाएगा इस तरीके से। तो ये सबसे कॉमन मेटासेंट्रिक होता है। तो इधर मोनोसेंट्रिक और इधर मेटासेंट्रिक। Chromosomes are made up of DNA, RNA and protein. DNA is the main component. ये main component है, and RNA and protein are the enclosures. So the active part of chromosome is DNA. We cannot separate DNA from chromosome. So it is all about for the chromosome. And we start the next topic, cell cycle and cell division. Thank you.